तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका। जहां हम संविधान की विकास यात्रा को आगे की ओर लेकर चल रहे थे, तो आज संविधान की विकास यात्रा क्रम में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि आज हमारे चर्चा का विषय है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कुछ खास बात रही भारत शासन अधिनियम 1909 में? तो बेटा जी, पहली बार जब 1905 के अंदर बंगाल विभाजन किया गया, फूट डालने का प्रयास किया गया, जब हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ खड़े होकर उस प्रयास को फेल कर दिया या फिर सिरे से नकार दिया, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पॉलिटिकल तरीके से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक फूट डालने का नया प्रयास किया। एक देखिए, फूट डालो राज करो की नीति के तहत यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें हमारे सामने दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे लाडेश्वर बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंदर क्या किया गया? सबसे पहले मैं बात करूं तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली आपसे पूछेगा किसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली? तो मेरे प्यारे लाडेसर बच्चों, मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। क्या थी? सेपरेट वोटिंग सिस्टम, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार मुस्लिम को होगा, प्रत्याशी मुस्लिम खड़ा होगा, वोट मुस्लिम देगा तो जीतेगा भी मुस्लिम। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी वहां की रहने वाली जनता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, उनमें, मुस्लिमों में और उनके बीच में एक वैमनस्य के भाव पैदा होंगे, क्योंकि ना उनको अपनी टेरिटरी में वोट देने का अधिकार मिल रहा है और ना ही कोई दूसरा अधिकार। तो पहली बार इस भारत शासन अधिनियम के अंदर पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात की गई। अच्छा, इसे हम एक दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं, मार्लेमेंटो। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम। इसके बारे में बात करें कि मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के बारे में बात करें तो बेटा जी, ये मार्ले है इस समय भारत सचिव। भारत सचिव। और ये जो मिंटो है वो है उस समय का वाइसराय। वाइसराय कौन है? लॉर्ड मिंटो। ऐसा कहा जाता है, इसी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। सेपरेट वोटिंग सिस्टम का फादर किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। निर्वाचन प्रणाली का जनक भी इसे ही कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसको क्या कह दिया हमने? जनक कह दिया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात हो गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात हो गई है। अगला बिंदु देखते हैं। एक इन्वर्टेड कोमा में बंद होकर एक आपसे अक्सर पूछ लेता है, कह देता है कि वाइसराय मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को पत्र लिखते हुए कहा, हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रूप में ऐसे नाग के दांत बो दिए हैं जिनका परिणाम बड़ा खतरनाक होगा, विषैला होगा। यह बात कौन कह रहा है? मिंटो। किसे कहता है? मार्ले को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहां पर चर्चा करूं मैं, तो पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें भारतीयों को एंट्री मिली है, भारतीयों को प्रवेश दिया गया। तो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को प्रवेश। अब आप मुझे बताइए, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में एंट्री लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो पहला भारतीय कौन है? प्रथम व्यक्ति है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र
नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले व्यक्ति है जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर पहली बार क्या मिला, स्थान मिला, या भारत परिषद कह दो, गवर्नर जनरल की परिषद कह दो। यह हमने एक बिंदु देखा भारत शासन अधिनियम के बारे में 1909 के बारे में। अगले बिंदु के बारे में अगर चर्चा करूं तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन है मॉन्टेग्यू? वही आपका बेटा जी भारत सचिव, भारत सचिव। और वही आपका कौन है? वॉइसराय। क्या है? वॉइसराय, भारत सचिव और वॉइसराय। यहां पर हम देखेंगे बेटा जी आखिर यहां तक पहुंचने के पीछे का क्या कारण रहा, यहां तक हम किस तरीके से पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमने देखें 1905 का बंगाल विभाजन, फिर उसके बाद में हम आए तो आगे चलकर हम देखते हैं 1909 का क्या था, भारत शासन अधिनियम 1909। उसी दरमियान बेटा जी यहां तक इसके कारण, मैं इसका आधार बताता हूं, भारत शासन अधिनियम के इसके आधार के बारे में बात करूं तो आधार में कुछ चीजें हम देखेंगे। पहला बिंदु देखेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, इसकी जांच के लिए एक अधिनियम लेके आना था हमें, हो गया मामला। दूसरे बिंदु पर बात करें तो बढ़ती हुई राष्ट्रीयता, बढ़ती हुई राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्रीय भावना भी बहुत जोरों से यहां पर बढ़ रही थी। अगर आगे बढ़ूं और मैं बात करूं जो तीसरा बिंदु यहां पर मैं देखूं तो बेटा जी वर्ष 1914 में से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर एक यहां पर वर्ष 1916 के अंदर मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आती है, मेसोपोटामिया आयोग, या रिपोर्ट लिख दीजिए सीधा, मेसोपोटामिया रिपोर्ट। और इस मेसोपोटामिया रिपोर्ट में क्या कहा गया, जो अंग्रेज है वो भारत में शासन व्यवस्था चलाने में सक्षम नहीं है वो प्रॉपर भारत में शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, जब ऐसी स्थिति होती है। और उसके बाद आगे बढ़े तो एक ऐसा कानून लाया गया जिसे कहते हैं रॉलेक्ट एक्ट, यानी कि आपका काला कानून। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो बेटा जी इस अधिनियम को लाने का आधार बनती है। अब कल की क्लास में हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया जाता है, कौन कौन से प्रावधान इसमें किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।